हाँ देखो, चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, ये चैप्टर 16 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मार्केट इंटरमीडियरीज हम लोग किसको कहते हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं जिसके थ्रू ये सिक्योरिटी मार्केट चलता है। जिसके थ्रू चलता है, इसका मतलब है कि एक सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज का मतलब होता है स्टॉक, मतलब शेयर्स। मार्केट का मतलब होता है जहां पे ये खरीद बेच होता है। तो हम लोग जानते हैं दो तरीके का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पर हम लोग कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं। जैसे आजकल निकला है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? हम लोग कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं, जैसे भी जोमेटो अपना शेयर्स निकाला था। तो अगर हम लोग जोमेटो से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। अब सोचो, मैंने शेयर्स खरीद लिया है। अब मेरे से यश खरीद रहा है, यश से ईशा खरीद रही है, ईशा से मंजिमा खरीद रही है। अब अब डिफरेंट लोग आपस में पब्लिक टू पब्लिक शेयर खरीद बेच कर रहा है, वो होता है सेकेंडरी मार्केट। जो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर है, सॉरी वो प्राइमरी मार्केट के ऊपर है, जहां पे कंपनी डायरेक्टली शेयर्स इशू करता है पब्लिक को। तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। पर हम लोग जो ये एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स को खरीद बेच कर लेते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो मार्केट तो ये है। अब यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज लोग होते हैं, मतलब पर्सन्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इन लोग के हेल्प से, मतलब ये सारे लोग इन्वॉल्व है सिक्योरिटीज मार्केट में। इसका सबसे पहला पर्सन होता है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? ये हम लोगों का मैनेजर कह सकते हैं, कंसल्टेंट कह सकते हैं, एडवाइजर कह सकते हैं। कि अगर किसी बिजनेस को कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना है, जैसे इट मीन्स एनी पर्सन engaged in the business of issue management either by making arrangement regarding selling or buying or subscribing to securities। मर्चेंट बैंकर क्या करता है? हमारे लिए सिक्योरिटी सेल कर देता है, बाई कर देता है, सब्सक्राइब कर देता है, और हमारे मैनेजर की तरह भी एक्ट करता है, कंसल्टेंट है। वह कुछ कंसल्ट कर सकते हैं, जिसे एडवाइजर भी कहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस भी है, मतलब किसी कॉर्पोरेट को एडवाइस भी करता है। तो मर्चेंट बैंकर ये सब हमारे लिए कर देता है। दूसरा इंटरमीडियरीज है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार किसको कहते हैं? रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट। रजिस्ट्रार को एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट अपॉइंट करता है, मतलब जॉब देता है। और एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस टू कैरी ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन हिज बिहाफ। कंपनी सारा काम खुद तो नहीं कर सकता, इसलिए वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है। रजिस्ट्रार एक्चुअली करता क्या है? सारे इन्वेस्टर्स का एप्लीकेशन कलेक्ट करता है। मतलब किस किस इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन किया है कि हम एप्लीकेशन करना मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करना। तो उन सारे लोगों का एप्लीकेशन कलेक्ट करता है। जैसे जब हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म देते हैं कि हम लोग एडमिशन करना चाहते हैं, तो एक आदमी काउंटर पे बैठा रहता है जो सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करता है। वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करता है कि तुमको एडमिशन मिलेगा या नहीं। वो सिर्फ स्टूडेंट्स से एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करता है। वैसे ही रजिस्ट्रार सारे इन्वेस्टर से सिर्फ एप्लीकेशन कलेक्ट करता है, और उसको प्रॉपर कहीं पे रिकॉर्ड करता है कि इस नाम के आदमी ने इस दिन पे अपना फॉर्म जमा दिया है, इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इतने रुपए के लिए अप्लाई किया है। मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है उन एप्लीकेशंस का। शेयर ट्रांसफर एजेंट किसको बोलते हैं? एनी पर्सन। शेयर ट्रांसफर एजेंट किसे कहते हैं? एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। ये किसका अकाउंट मेंटेन करता है? जो लोगों को सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड हो चुका है। जैसे रजिस्ट्रार क्या करता है, कॉलेज की लैंग्वेज में हम समझाते हैं। हम लोग जब किसी कॉलेज में जाते हैं तो एडमिशन के लिए फॉर्म देते हैं, वो रजिस्ट्रार कलेक्ट करता है। बट अगर मेरे को एडमिशन मिल चुका है, तो अब हम तो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का सारा पेज एक आदमी के पास रहता है, जो लोग स्टूडेंट का मेंटेन कर रहा है, मतलब जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है। दो अलग आदमी है। वैसे ही यहाँ पे जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। हम असली में अब शेयर होल्डर बन गए हैं, अब मेरे पास शेयर्स है, तो हम
शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास जाएंगे कि आप मेरा शेयर्स आ गया है, मेरे को कागज इशू कर दो, एक पेपर इशू कर दो कि मेरे पास इतना शेयर्स है। अब बैंकर टू एन इशू, ये थर्ड आदमी है। थर्ड आदमी है बैंकर टू एन इशू। It means a scheduled bank or other banking company specified by the SEBI from time to time carrying on the following activities. बैंकर क्या करता है? कोई भी शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? जो सारा आरबीआई के अंदर में रजिस्टर्ड है, जो भी बैंक आरबीआई के अंदर में रजिस्टर्ड है उसे हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो वो सारे शेड्यूल्ड बैंक या अदर बैंकिंग कंपनीज से अदर बैंकिंग कंपनीज जिसे सेबी ने भी अपॉइंट कर रखा है, मतलब रजिस्टर कर रखा है। आरबीआई में तो है ही शेड्यूल्ड बैंक, पर सेबी ने भी इसे मतलब स्पेसिफाई कर रखा है, टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता रहता है, मतलब हर बार अपडेट करता है कि ये बैंक अभी भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये बैंकर टू एन इशू, ये बैंकर जो आदमी है वो करता क्या है? बैंकर क्या करता है? एप्लीकेशन का पैसा जमा लेता है, अलॉटमेंट का भी पैसा जमा लेता है, अगर जिसे शेयर्स नहीं मिला उसे एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देता है, अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट देना है तो ये बैंकर ही उसे डिविडेंड और इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बैंकर के हाथ में पैसा है, ही इज अ बैंकर। तो बैंकर पैसा कलेक्ट भी करता है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, और पैसा रिफंड भी करता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे भी करता है। तो ये काम पूरा पूरी पैसा रिलेटेड ऑल वर्क इज ऑफ बैंकर। फोर्थ आदमी है डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी क्या करता है? इट मीन्स अ ट्रस्टी अपॉइंटेड फॉर इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी को डिवेंचर अगर इशू करना होता है तो फिर वो कौन इशू करेगा? मतलब अगर देना है, डिवेंचर रिलेटेड काम है, तो वो एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर देता है कोई भी कंपनी कि सारा डिवेंचर का काम तुम करना, तो उस आदमी को कहते हैं डिवेंचर ट्रस्टी। नेक्स्ट होता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर हम सब जानते हैं, जिसके पास जो ट्रेडिंग करता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जो खरीद बेच करता है, जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सारा शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, और जो बदले में हमसे ब्रोकरेज ले लेता है, उसे स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। सिक्स्थ है पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है? It means a body corporate which is in a contract with the client, advise or directs or undertakes on behalf of the client. पहली बात, पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे सोचो, आज मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो हम पूरा 5 लाख रुपए से जाके रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे। ये एक बेवकूफ आइडिया है, ये एक फुलिश आइडिया है। मेरे को क्या करना चाहिए? अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मेरे को जाके 5-6 कंपनी का शेयर्स को खरीदना चाहिए। मतलब 1 लाख से रिलायंस का शेयर खरीद ले, 1 लाख से जाके एक्सिस बैंक का शेयर खरीद ले, और 1 लाख से जाके HDFC का शेयर खरीद ले, 50,000 से जाकर टाटा का शेयर खरीद ले, बाकी 1.5 लाख से मारुति का शेयर खरीद ले। इस तरह मेरे को डिफरेंट जगह पे शेयर खरीद लेना चाहिए। ये पूरा अगर हम पैसा को डिफरेंट जगह डाल दिए हैं तो इसको कहते हैं कि हम पोर्टफोलियो बना लिए हैं। मतलब तुम लोग अगर पूछोगे मैम आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो हम ये 5 कंपनी का नाम लेकर बोलेंगे मेरा पोर्टफोलियो ये 5 कंपनी है। मतलब पोर्टफोलियो मतलब डिफरेंट जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके रखना, जो सारा आदमी यही करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सारा पैसा से एक ही कंपनी का शेयर खरीद लेता है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके लिए मतलब मेरे को कौन बताएगा कि आप अभी अपना 50,000 रुपया से रिलायंस का खरीद लीजिए, 10 दिन के बाद हम बोले मेरे पास 20,000 रुपया, क्या करें? तो वो आदमी आके बोलेगा ये काम करिए, इससे आप TCS का शेयर खरीद लीजिए। तो एक आदमी चाहिए ना मेरे को, जो मेरे को बताएगा कि आप अपना पैसा को ये जगह पे डालिए। तो वो काम पोर्टफोलियो मैनेजर करता है, जो मेरा पोर्टफोलियो बनवाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में होता है अपने क्लाइंट के साथ कि भाई हम तुमको 1 साल तक गाइड करेंगे, 5 साल तक गाइड करेंगे, ऐसा होता है। और मेरे बिहाफ में वो सारा काम करता है, डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट होता है 7 कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन होता है? जो मेरे सारे पेपर्स को मतलब कस्टडी में अपने रखता है। ही इज अ पर्सन हु कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टडियल सर्विस टू द क्लाइंट। द कस्टोडियन गिव्स द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। सोचो मेरा शेयर्स का बहुत सारा पेपर्स है,
शेयर वारंट है, शेयर सर्टिफिकेट है, कुछ शेयर का कागज है, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट है जो हमको शेयर ट्रांसफर एजेंट दिया था। ऐसा मेरे पास बहुत सारा पेपर्स है, तो वो मेरा सारा कौन रखेगा? हम एक कस्टडियन ले लिए हैं जो मेरा सारा रखता है और प्रॉपर मेरा अकाउंट्स मेंटेन कर देता है कि आपने टीसीएस में आज तक आपने 1 लाख रुपया डाला है, ये डेट पे डाला है। रिलायंस में आपने टोटल 50,000 डाला है, इस डेट पे डाला है। ये सारा करके मेरा पूरा हिसाब भी रख देगा, और मतलब सिर्फ मेरे लिए हिसाब रख देगा, और मेरा शेयर्स का सारा कागज को भी सेफली अपने पास रखेगा कि खोए नहीं। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है द कस्टडियन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसिडेंटल सर्विस लाइक मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स of securities of the client, collecting the benefits of rights accruing to the client। यही जो हम सारा मेंटेन करेगा। 8 में आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होता है? देखो, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है ना, ये सारे कंपनीज को रेटिंग देता है। ये सेबी के साथ काम करता है। जो वैल्यू सेबी का है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी लगभग बहुत राइट है, मतलब बहुत बड़ा चीज है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखना, बहुत सारे कंपनीज का जब रेटिंग पढ़ेंगे तो A++, A+, A 3 बार प्लस, ऐसा करके एक सिंबल होता है, B+। जैसे स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग मिलता है ना, कंपनी को भी ग्रेडिंग मिलता है, जिसे कंपनी का रेटिंग कहते हैं। ये रेटिंग क्या होता है? जिस कंपनी को A++ मिलता है, वो कंपनी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब उसका शेयर्स फ्यूचर में बहुत ऊपर जाएगा। तो इस तरह जब भी कोई आदमी कंपनी का शेयर्स खरीदता है या उस कंपनी का कुछ सिक्योरिटीज में डील करने का सोचता है, तो कंपनी का पहले रेटिंग देखता है। ये रेटिंग कौन रखता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको रेटिंग देता है, सारे कंपनीज को रेटिंग देता है। तो इट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट which is engaged in the business of rating of securities that are listed in the stock exchange recognized by SEBI। जो सारा शेयर्स लिस्टेड है ना, ये उन सारे शेयर्स को रेटिंग देता है कि ये कंपनी A+++ है। तो उस तरह इन्वेस्टर को आसानी हो जाता है कि वो किस में इन्वेस्ट करेगा, किस में नहीं, कंपनीज का रेटिंग पढ़ लेता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू इंटरमीडियरीज। अब कोई को भी मन करेगा तो उठकर वो इंटरमीडियरीज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत आइडिया है शेयर्स के बारे में, तो मैं बोलूंगी मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मैं ऐड देना शुरू कर दूंगी फेसबुक में, अपना व्हाट्सएप में, कि मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मुझसे पूछो कहाँ पे डालना है पैसा। और लोग, मैं 10-15 क्लाइंट भी बना लूंगी और वो लोग से चार्जेस लेने लगूंगी, या मर्चेंट बैंकर बन जाऊंगी, या स्टॉक ब्रोकर बन जाऊंगी। ऐसे नहीं होता है कि हमको वन फाइन मॉर्निंग उठ के मन करेगा हम ये सब बन जाए तो हम बन जाएंगे। हमको प्रॉपर इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि हम इंटरमीडियरीज है। और ये सर्टिफिकेट किससे मिलता है? डेफिनेटली सेबी से। सेबी में हमको अप्लाई करना पड़ता है। अगर सेबी मेरा सब कुछ ठीक देखता है तो मेरे को इंटरमीडियरीज का सर्टिफिकेट देता है, तभी हम लीगली अपने आप को, जो ऊपर इंटरमीडियरीज पढ़े, वो खुद को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो हम ये पढ़ दे रहे हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। और सारे इंटरमीडियरीज के लिए सेम रूल है, सभी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेट टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी होने के लिए हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए। हैज टू बी मेड टू द सेबी इन फॉर्म ए। फॉर्म ए भर के हमको सेबी को देना होगा, शेड्यूल 1 का। एंड द एप्लीकेशन फी, डेफिनेटली फीस भरना होगा। द एप्लीकेंट सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर एक्सेट्रा, कुछ भी बन सकता है वो। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। फिर वो देखेगा हम एलिजिबल है या नहीं इंटरमीडियरी बनने के लिए। अगर हम एलिजिबल हैं तो वो सेबी को मेरा फॉर्म के साथ, मतलब मेरा एप्लीकेशन के साथ और एप्लीकेशन फीस के साथ, सेबी को मेरा एप्लीकेशन दे देगा। बट नॉट आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के बाद नहीं भेजता है ये। अगर उसको भेजना है तो विद इन 30 डेज ही भेजेगा। 30 दिन पार हो गया तो और भेजेगा भी नहीं, मतलब हम एलिजिबल नहीं है, वही रिजेक्ट कर देगा मेरा। तीसरा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर सेबी को अगर दे दिया मेरा एप्लीकेशन,
तो सेबी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मांग सकता है। अगर सेबी को कुछ डाउट है, कुछ और चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो सेबी फिर मेरे को बोलेगा आप मेरे को ये बात और बताओ। फिर फर्निशिंग ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर मेरे को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिफ्थ है वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन। अगर सेबी को कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ मेरे एलिजिबिलिटी के ऊपर, तो वो मेरा इंफॉर्मेशन को फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। मतलब आकर मेरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, मेरे ऑफिस को देखेगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। अगर उसको डाउट हुआ तो वो आकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। सिक्स्थ में है कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर उसको सब सही लगा तो मेरा एप्लीकेशन को कंसिडर कर देगा और मेरे को सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। और एक चीज और देखेगा, क्या हम पास्ट में भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे। अगर हम पास्ट में अप्लाई किए थे तो मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ था, ये सब भी पता करेगा। वेदर ही क्या हम कोई पेंडिंग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस। कोई भी आदमी अगर कोर्ट केस में फंसा हुआ है तो वो सिक्योरिटी का इंटरमीडियरी नहीं बन सकता। सेवेंथ में है अगर उसको सब सही लगा, वो सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोगों को सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। तो ये प्रोसेस को लाइन से लिखना होगा, उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज डीम्ड अप्रूवल इन केस ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू इंटरमीडियरीज। डीम्ड का मतलब होता है मान लो, हुआ नहीं है बट मान लो। तो कब मान लेंगे कि मेरे को सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया है, मतलब रियल में हुआ नहीं है पर हम अपने आप ही मान लेंगे। इसका क्या मतलब है, अ रिक्वेस्ट फॉर प्रायर अप्रूवल विच इज कंप्लीट। सोचो मेरा हम पूरा वो प्रोसेस कर दिए थे, तो 30 दिन के अंदर सेबी को वो जमा देना था। सेबी अपने साइड से इंस्पेक्शन किया, वेरिफिकेशन किया, सब कुछ किया। फिर सेबी मेरे को 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज सेबी मेरे को बता देगा कि सेबी का क्या डिसीजन है, मतलब मेरे को सर्टिफिकेट देगा कि नहीं देगा। अगर सेबी डिसाइड करता है कि मेरे को नहीं देगा, तो भी उसको बोलना चाहिए कि हम तुमको नहीं देंगे, मतलब कुछ तो कम्युनिकेट करो। बट अगर वो 60 डेज तक मेरे को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, सेबी साइलेंट बैठा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया है। मतलब सेबी ने ना भी तो नहीं बोला है ना, हाँ नहीं बोला है तो ना भी नहीं बोला है, तो हम मान लेंगे कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। तो हम वहां से मतलब डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड, हम मान लेंगे कि हमको वो ग्रांट कर दिया है, अगर सेबी कुछ रिप्लाई नहीं देता है मेरे को। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है द रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स कंस्टिट्यूट एट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरीज। इन लोग दोनों को एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी कहते हैं इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो बताओ प्री इशू पोस्ट इशू ये लोग का क्या काम है। प्री इशू मतलब इशू करने के पहले, पोस्ट इशू का मतलब है इशू करने के बाद। इन दोनों का क्या रोल है। तो प्री इशू एक्टिविटीज क्या है, sending instruction to banks for reporting of collection figure and collection of application। रजिस्ट्रार का क्या काम था, वो सभी का एप्लीकेशन कलेक्ट किया था, तो उसका काम है वो ये बैंक को बता दे कि हम लोग ने एप्लीकेशन कलेक्ट कर लिया है। दूसरा दूसरा establish information flow system between clients banks and managers to the issue। और रजिस्ट्रार का काम ये भी है कि क्लाइंट बैंक और मैनेजर तीनों के बीच में एक फ्लो सिस्टम बनता है। मतलब क्लाइंट और बैंक आपस में बात, मतलब क्लाइंट बैंक और मैनेजर आपस में बात नहीं करते हैं, ये लोग के रजिस्ट्रार इन तीनों से बात करता है। मतलब क्लाइंट को भी यही फीडबैक देगा, बैंक को भी यही बताएगा, मैनेजर को भी यही बताएगा। ये लोग तीनों आपस में बात नहीं करते, तो रजिस्ट्रार तीनों के बीच का फ्लो सिस्टम है। ये काम वो करता है। प्री इशू एक्टिविटीज है, इशू होने के जो पहले प्रोसेस हो रहा होता है। इशू हो गया, सबको शेयर्स मिल चुका है, इसके बाद डेटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन। मतलब ये डेटा कौन कितना शेयर्स खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, ये भी बात बैंक को बताता है, अपने मैनेजर को बताता है और क्लाइंट को बताता है कि तुम्हारा सारा चीज रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉन्साइल करना मतलब मैच करना, कि जो फिगर रजिस्ट्रार के पास लिखा हुआ है वही फिगर शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास लिखा हुआ है, वही क्लाइंट को पता है, वही मैनेजर को पता है, ये रिकॉन्साइल करता है। अगर हम खरीदे थे 1000 शेयर पर बैंक के पास रिकॉर्डेड है कि हम सिर्फ 900 शेयर खरीदे हैं,
तो बाद में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लड़ाई होगा, डिस्प्यूट होगा। तो ये रजिस्ट्रार का काम है कि वो, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट दोनों का काम है कि वो रिकॉन्साइल करें कि सब ने सेम ही चीज लिख रखा है ना, आगे पीछे तो कोई नहीं लिखा है। वो ऐसा मतलब मैच करवा लेता है, इसको रिकॉन्साइल कराना कहते हैं, मैच। फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग, ये इसका काम है लिस्टिंग कराना। मतलब अगर कोई ऐसा शेयर है जो इशू हो गया है बट अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, तो उसको लिस्ट कराता है। अपलोडिंग ऑफ डेटा टू द डिपॉजिटरीज फॉर क्रेडिटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली। डिपॉजिटर्स कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे अब स्टॉक्स ये सब था, इन ये लोगों ने भी अपने शेयर, जैसे क्या होता है, हम आज अगर अब स्टॉक्स में शेयर खरीदते हैं 20,000 का, मेरे मेरे को ऐप दिखाता है दो तीन तीन दिन के बाद कि मेरे को शेयर्स मिल गया है, मेरे अकाउंट से पैसा अभी कट जाएगा, पर मेरे ऐप में दिखाता नहीं है कि मेरे को शेयर्स मिला है, वो दो तीन दिन के बाद दिखाता है। तो ये रजिस्ट्रार का काम है कि ये चेक करे कि डिपॉजिटरी ने मेरे को मतलब क्रेडिट कर दिया है ना सिक्योरिटीज को, मतलब मेरे अकाउंट में दिखा रहा है ना कि है। मान लो अब स्टॉक्स नहीं दिखा रहा है, तो हमको प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम अब स्टॉक्स को मेल लिखेंगे, कंप्लेन करेंगे। तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ये बात का ध्यान रखता है कि डिपॉजिटरीज लोग टाइम पे सारे सिक्योरिटीज को क्रेडिट कर देता है ना इलेक्ट्रॉनिकली, इस चीज का जिम्मेदारी वो लोग लेता है। डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट, क्रेडिट एडवाइस। अगर कहीं रिफंड करना है, जैसे ये बैंक का काम था, वो रिफंड कर दिया, पर रिफंड ऑर्डर कौन जनरेट करता है कि रिफंड कर दो? हम लोग तो बैंक से बात नहीं करते। तो ये काम हम लोग तो मैनेजर को या किसी को बोलते हैं। तो उस रजिस्ट्रार का ये काम है, वो अगर शेयर्स को लिखा है कि 1,000 शेयर्स का पैसा मिला था, तो वो फिर ये भी लिखता है कि 100 शेयर्स का पैसा रिफंड हो गया था, वो ये बात भी लिखता है। शेयर सर्टिफिकेट का हिसाब तो शेयर ट्रांसफर एजेंट रखता ही है, क्रेडिट एडवाइस भी ये लोग देते हैं। सिक्स्थ है अटेंडिंग टू पोस्ट इश्यू इन्वेस्टर क्वेरीज। अगर इशू हो जाने के बाद इन्वेस्टर लोग का किसी तरीके का डाउट है, तो फिर यही लोग अटेंड करते हैं उसको। वेब बेस्ड इन्वेस्टर इंक्वायरी सिस्टम फॉर अलॉटमेंट एंड रिफंड डिटेल्स। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ है या रिफंड नहीं मिला है, इस तरीके का कोई वेब बेस्ड है, मतलब मेल लिखकर या वहीं पर कमेंट में हम लोग प्रॉब्लम लिख रहे हैं, तो ये लोग का काम है कि उसको पढ़े और हम लोगों को आंसर करें।